तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बार बार वही सपना क्यों आता है मुझे? खुद सबसे बड़बड़ाते हुए रोहित खुद से बोला और फ्रेश होने के लिए गुसलखाने की तरफ बढ़ गया। शावर की तेज फुहारें और सुगंधित साबुन की महक से भी उसे तरोताजा नहीं महसूस हुआ। वो वैसे ही झल्लाया हुआ निकलकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया, जहां उसके माता पिता और दोनों भाई बहन इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? पिताजी ने रोहित के मूड को पकड़ते हुए पूछा। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसने अपने सपने के बारे में बतला दिया। पापा, मैं एक अनजाने झील की ओर बढ़ रहा हूँ किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान अचानक टूटकर बह निकला और उसमें से कई इंसानी लाशें निकलने लगी। इसका क्या मतलब है? क्या सच है या फिर कोई सपना? रोहित अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है। क्या? डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी मुंह खोले रोहित की ओर ऐसे देखते हैं कि क्या हो गया। बेटा, ये तो बस एक सपना था, भूल जाओ इसे, पिताजी उसे दिलासा देते हुए कहते हैं। लेकिन पापा, बराबर एक ही सपना मुझे क्यों आता है और क्या मतलब है इसका? रोहित अनमना सा होकर बोलता है। कोई बात नहीं बेटा, आजकल तुम बहुत ही परेशान रह रहे हो डिसूजा केस के चलते। चलो ब्रेकफास्ट कर लो, माँ ने रोहित से कहा। तो रोहित सब कुछ भूलकर नाश्ता किया और काम पर निकल गया। रोहित वर्मा सिटी पुलिस का एक जोशीला ऑफिसर था। वो अनसुलझे क्राइम और डिटेक्टिव विभाग में कार्यरत था। कुछ दिनों से मशहूर पेंटर आलस डिसूजा और अपने समस्त परिवार की रहस्यमय हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। लेकिन वो और उसकी पूरी टीम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई थी। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि पूरा परिवार, जो आलस डिसूजा की पत्नी सपना डिसूजा का जन्मदिन सेलिब्रेट करने अपने फार्म हाउस में गया था, वो वहां से कहां चला गया। ये तो पुष्टि फार्म हाउस में स्थित बूढ़े नौकर शामू ने पुलिस को इत्तला कर दिया। वो भी आधी रात में पैदल भागते हुए। लेकिन जब तक वो लौटा, पांचों फैमिली मेंबर्स की लाश गायब हो चुकी थी। खून तो हुआ था, लेकिन आगे का हिस्सा तब मालूम होता जब लाश मिल जाती। पुलिस की जांच यहीं पर आकर ठहर जा रही थी। रोहित अपने टेबल पर अकेला बैठा कुछ सोच रहा था। मैं किसी भी केस से दिल से कैसे जुड़ जाता हूँ? मुझे क्या पड़ी आलस डिसूजा की मौत से? लेकिन फिर पानी का घूंट लेकर वो बोला, नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। अब मुझे इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। सर, चाय। माथुर ने जब चाय दिया तो वो मुड़कर उसे देखा, फिर चाय पीने लगा। माथुर चाय की चुस्कियों में ही रोहित से बोला, एक बात बताना, हम लोग कहाँ पर गलत है? जरा सोच कर बोलो। माथुर रोहित का सहकर्मी था। वो बोला, सर, एक बार फिर से रीशूट कर देख लेते हैं शुरू से। 24 अप्रैल को न्यूज़ चैनलों ने आलस डिसूजा ने अपनी पत्नी सपना और अपने पूरे परिवार के साथ अपने फार्म हाउस में अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद अचानक रात के 2 बजे के आसपास नौकर शामू, जो लगभग 80 साल का है, हाँफते हुए पुलिस स्टेशन में सारे परिवार की मौत की सूचना देता है। फिर जब तक पुलिस वहां पहुंचती है, तब तक वहां कोई लाश नहीं मिलती। जमीन पर खून और टूटे फूटे बर्तनों और फर्नीचर के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस के लिए ये मौत एक गुत्थी बन गई। और अब माथुर ने कहा, कोई और विकल्प? एक कप और चाय ले आऊं क्या? इस पर दोनों हंस पड़े। तभी माथुर बोला, अब सरकार का हम पर दबाव बढ़ेगा, उससे पहले हमें एक छोर तो ढूंढ ही लेना है।
आज रात हम 3 लोग, तुम, मैं और जैन, आलस फार्म हाउस चलेंगे। मीडिया को खबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित, माथुर और जैन तीनों आलस फार्म हाउस में बैठे थे। आलस ने अपनी पेंटिंग से काफ़ी पैसा कमाया था। क्या इस मौत के पीछे का कारण पैसा था या फिर पॉप सिंगर सपना यानी उसकी पत्नी? आज मैं हर हाल में क्लू तो निकाल ही लूंगा, रोहित सोच रहा था। तभी जैन का मोबाइल बजने लगा। वो उठकर बाहर चला गया। माथुर को भी फोन आने लगे। सर, सीनियर साहब का फोन है, ये कहकर वो भी चला गया। अब उस बड़े से फार्म हाउस के उस कमरे में सिर्फ अकेले रोहित ही रह गया। वो कभी अपनी घड़ी की ओर देखता तो कभी मोबाइल की तरफ। अचानक सीढ़ियों से उतरती उसे एक कमसिन सी लड़की दिखाई दी। रोहित चौंक गया। शामू ने तो कहा था कि यहाँ उसके अलावा और कोई नहीं रहता, तो फिर ये शायद शामू की कोई रिश्तेदार होगी। उसने खुद से ही आंसर दे दिया और अपनी बड़ी सी सिगरेट जला ली। साहब? ओह, रोहित चौंक गया। जी कहिए। वो उसकी ओर देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं सपना हूँ। सपना? आलस की वाइफ सपना डिसूजा? जी, ये कैसे हो सकता है? आप तो एक मैच्योर लेडी थी जिसके 3 बच्चे थे। जी, मेनिका, जेब्रा और नंदनी। ओ, तो इसका मतलब कि आप बच गए। तो आप अब तक कहाँ थी मैडम? आप पर तो पुलिस केस हो सकता है। सर, आप मेरे साथ ऊपर आइए, कुछ दिखाना है आपको। ओके, चलता हूँ, बोलकर रोहित ने माथुर और जैन के नंबर पर कॉल मारा, लेकिन वो दोनों का फ़ोन अनरीचेबल बता रहा था। लगभग 20 सीढ़ियों के बाद एक दीवार थी जिस पर हाथ लगाकर कोई सीक्रेट कोड डाला तो वो एक कमरा अचानक ही खुल गया। वहाँ एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, वो भी एकदम ताजे पानी से लबालब। रोहित ये देखकर हैरान हो गया। वो यहाँ पर कई बार आ चुका था, पर ये सब तो उसने देखा ही नहीं था कभी। वो लड़की सपना आगे बढ़ती जा रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हवा में तैरती जा रहे थे। आगे एक बंद कमरे की ओर इशारा कर उसे खोलने के लिए कहा। रोहित डर तो गया, लेकिन धक्का लगाकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। आगे का नज़ारा चौंकाने वाला था। वहाँ बर्फ़ बनाने की मशीनें लगी थी, जिसमें बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ भी रखी हुई थी। रोहित हैरान रह गया। यही तो उसे सपने में आता था। रोहित, रोहित। माथुर और जैन उसे ढूंढते हुए ऊपर आ रहे थे। जी, इधर हूँ। हम तो डर गए थे कि आप कहाँ चले गए, माथुर ने कहा। तो रोहित ने कहा, नेटवर्क गायब हो गया था और फ़ोन नहीं लग रहा था आप लोगों। अच्छा सुनो, देखो आलस का साइड बिजनेस बर्फ़ बनाने का था। हाँ, पर आपको कैसे पता चला सर? उसकी पत्नी सपना ने, वो जिंदा है। कहीं से ये सब खेल उसी का तो नहीं है। लेकिन सर, वो तो मर गई। नहीं नहीं, वो जिंदा है, रोहित थोड़ा चिढ़कर बोला। वो यहाँ थी अभी मेरे साथ, उसी ने मुझे ये सब दिखाया है। अब जल्दी से इन बर्फ़ की सिल्लियों को तुड़वाने का उपाय करो। थोड़ी देर के बाद जब बर्फ़ की सिल्लियाँ तोड़ी जा रहे थे तो उनमें से सबसे पहली लाश सपना की ही थी। बर्फ में दबकर पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। रोहित उसे देखकर आश्चर्य से चिल्ला उठा। ये कैसे हो सकता है? वो तो मुझे आकर मिली थी। वो ही तो मुझे यहाँ तक ले आई। रोहित अचानक से सिहर उठा। पूरे हॉल में सपना के सिसकने की आवाज़ें गूंज रही थी और वो आवाज़ें सभी ने सुनी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा दोस्त विजय और मैं, हम दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे।
मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि जाए कहां। 2-4 दिनों तक सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया क्यों ना किसी हिल स्टेशन पर चला जाए, और हमारे घर से जो सबसे नजदीक हिल स्टेशन था वो था दार्जिलिंग। ना तो मैं कभी दार्जिलिंग गया था और ना ही विजय, जिस वजह से हमने वहीं जाने का फैसला किया। दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे पहले हमें कोलकाता से जलपाईगुड़ी जाना था और जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग। तो प्लान के मुताबिक हम दोनों ने ठीक वैसा ही किया। सबसे पहले हम लोग जलपाईगुड़ी पहुंचे और वहां से ट्रेन पकड़कर सीधे दार्जिलिंग। हम दोनों जब दार्जिलिंग स्टेशन पर उतरे तो तब तक अंधेरा हो चुका था। ठंड का मौसम था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और शायद हम दोनों के अलावा उस ट्रेन से भी स्टेशन पर कोई नहीं उतरा था। चारों तरफ खामोशी का धुआं सा फैला हुआ था। खैर, हमने अपना सामान उठाया और स्टेशन पर लगी बेंच पर बैठ गए। घड़ी बता रही थी रात के 7:45 बज चुके हैं, मगर सुनसान माहौल कुछ और ही बयां कर रहा था। तभी विजय ने मुझसे कहा, भाई यहाँ तो आसपास कोई है ही नहीं। इस पर मैंने कहा, हाँ यार, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा क्यों है। इतना कहकर मैंने फिर से एक दफा पूरे स्टेशन का जायजा लिया, मगर सच में वहां कोई नहीं था। इतने में ही विजय बोला, चल बाहर निकल कर देखते हैं, कोई होटल वोटल मिले तो अच्छा है। विजय की बात सुनकर हम दोनों ने अपना सामान उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने लगे। चलकर जब हम लोग स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर का माहौल देखकर हम और भी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि बाहर अंदर से भी ज्यादा खामोशी पसरी हुई थी। दार्जिलिंग के बारे में अब तक मैंने जितना सुना था वैसा कुछ देखने को मिला नहीं था, जिस पर मैंने विजय से कहा, भाई ये दार्जिलिंग ही है ना? इस पर विजय ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई ये दार्जिलिंग ही है। दरअसल आज ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए भी हो सकता है कि आज कोई बाहर नहीं दिख रहा हो। विजय की बात में दम तो था, क्योंकि सच में उस रात ठंड काफी ज्यादा थी, और हो भी क्यों ना दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था। ऐसे में दार्जिलिंग में ठंड होना लाजमी ही था। खैर, हम दोनों ठंड को नजरअंदाज करके किसी होटल वगैरह की तलाश में लग गए। स्टेशन के पास 1-2 होटल तो थे, मगर जब हम कमरा बुक करने के लिए होटल के अंदर गए तो पता चला कि सारे के सारे कमरे पहले से ही फुल हो रखे हैं। हमारी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ठंड में रात कैसे गुजरेगी। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे। हो सकता है स्टेशन के पास के सारे होटल फुल हों और आगे जाकर हमें कोई खाली कमरा मिल जाए। यही सोचकर हम दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, मगर स्टेशन रोड से थोड़ा आगे जाते ही बड़े लंबे पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा, हम आगे बढ़ते रहे। अभी हम रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के एक किनारे पर हमें एक काली रंग की टैक्सी खड़ी नजर आई। उस टैक्सी को देखते ही विजय ने मुझसे कहा, भाई ये टैक्सी वाले से पूछते हैं आसपास कोई होटल है या नहीं। अगर आसपास नहीं हुआ तो इसी को बोलेंगे हमें होटल तक छोड़ दे। विजय की ये बात मुझे ठीक लगी, लिहाजा हम दोनों चलकर उस टैक्सी के करीब गए तो पाया कि टैक्सी के भीतर एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी बस यूं ही चुपचाप टैक्सी में बैठा हुआ था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तभी मैंने उस टैक्सी वाले से कहा,
भैया, यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? आवाज सुनकर वो टैक्सी वाला बिना मेरी ओर पलटे ही बोला, नहीं, आसपास कोई होटल नहीं है, जो है सब भरे पड़े हैं। उस टैक्सी वाले की बात सुनकर मेरे बगल में खड़े विजय ने उससे कहा, पर कोई तो होटल खाली होगा, आप जरा हमें वहां तक पहुंचा देंगे? दूर भी होगा तो चलेगा। विजय की बात सुनकर टैक्सी वाला कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठिए। इतना कहकर उसने गाड़ी के दरवाजों को अनलॉक कर दिया, जिसके बाद विजय उसके बगल वाली सीट पर और मैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। हमारे बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया और हम निकल पड़े किसी होटल की तलाश में। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक घड़ी में 7:45 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। रास्ते पर हमारी टैक्सी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से हमारी टैक्सी फिलहाल जिस रास्ते पर चल रही थी, उस रास्ते को देखकर ऐसा तो कतई नहीं लग रहा था कि इस रास्ते पर कोई होटल मिल भी पाएगा। पर हम में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हम लोग चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। कुछ देर तक हमारी टैक्सी ऐसे ही चलती रही, जिसके बाद टैक्सी एक बड़ी सी इमारत के पास रुकी। टैक्सी रोकते हुए उस आदमी ने कहा, आइए साहब, उतरिए, ये रहा वो होटल। राहत की सांस लेते हुए मैं और विजय हम दोनों टैक्सी से नीचे उतरे और उस टैक्सी ड्राइवर के साथ चलते हुए उस होटल की तरफ जाने लगे। हालांकि उस वक्त वहां अंधेरा काफी घना था, पर चांद की धुंधली रोशनी में मैं उस होटल को थोड़ा बहुत देख पा रहा था। वो होटल बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, जैसे यहां कभी आग लगी हो। खैर, मैंने कुछ कहा नहीं। एक तो बड़ी मुश्किल से ये होटल मिला है, अगर इससे भी कमरा नहीं मिला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, हम तीनों होटल के दरवाजे पर गए। होटल का दरवाजा बंद था। तभी टैक्सी ड्राइवर ने होटल के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा एकदम से खुल गया। हम तीनों चलकर होटल के अंदर दाखिल हुए। होटल के अंदर का भी नजारा बाहर के तरह ही था। सब कुछ जैसे जलकर काला पड़ गया हो। अभी मैं और विजय उस होटल को चारों तरफ से देख ही रहे थे कि तभी उस टैक्सी वाले ने कहा, साहब, इस होटल के सारे कमरे खाली पड़े हैं, आप जहां चाहो वहां रह सकते हो। ये होटल मेरा ही है और सबसे बड़ी बात, इस होटल में रहने के लिए आपको कोई किराया नहीं देना होगा। आप लोग मुफ्त में यहाँ रह सकते हैं। हालांकि अगर उस होटल का किराया होता तो भी हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और अब जब उस होटल का किराया नहीं है तब तो हम लोग रहेंगे ही रहेंगे। लिहाजा हम दोनों पास ही के एक कमरे में चले गए और अपना सामान कमरे के एक कोने में रखकर पलंग पर पसर गए। मैं काफी थका हुआ था, जिस वजह से धीरे धीरे अब मेरी आंख लगने लगी थी कि तभी मेरे दोस्त विजय ने मुझसे कहा, भाई, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस पर मैंने कहा, अजीब? क्या अजीब लगेगा? इस पर विजय बोला, ये होटल, ये थोड़ा अजीब नहीं है? अभी विजय ने इतना कहा ही था कि तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर हम दोनों चौंकते हुए उठकर बैठ गए। हम दोनों को लग रहा था कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर होगा। लिहाजा मैं चलकर दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला, मगर हैरानी वाली बात कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कि तभी मेरे कानों में एक अजीब तरह की आवाज आने लगी, जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हो। मैंने ये बात विजय को बताई
तो उसे भी वो आवाजें आ रही थी। जिसके बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकले और उस आवाज का पीछा करने लगे। उस आवाज का पीछा करते करते हम लोग एक कमरे के पास पहुंचे और जब उस कमरे के की होल से मैंने अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस कमरे के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनमें से किसी का पेट कटा हुआ था तो किसी के पैर नहीं थे और किसी की तो आंतें बाहर निकली हुई थी। उन सभी के चेहरे काफी ज्यादा भयानक थे। विजय भी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। हम लोगों को ये समझ आ चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा हम लोगों ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। भागकर हम लोग वहीं रुके जहां हमें 3-4 लोग नजर आए। हमने उन लोगों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल उस होटल में लोगों को वो टैक्सी वाला बहला फुसला कर ले जाता था, जहां उन लोगों की किडनी, आंख वगैरह निकाल ली जाती थी और बाजार में बेचा जाता था और उन लोगों को जान से मार दिया जाता था। पर जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस टैक्सी वाले को तो मारा ही मारा और साथ ही साथ उस होटल को भी आग लगा दिया। कहते हैं कि तभी से उन लोगों की आत्मा यहाँ भटकती रहती है और आज भी वो टैक्सी वाला लोगों को बहला फुसला कर उस होटल में ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।